Hey everyone, welcome to a total analysis of 16 फरवरी ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। तो आज के आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कैसे इंडिया के पास जो एयरप्लेन्स की नई फ्लीट आएगी जिसमें 470 न्यू एयरप्लेन्स आएंगे जो कि एविएशन के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ ये एविएशन की फ्लीट जो कि एयरबस की तरफ से मंगाई जा रही है जो कि अब टाटा ग्रुप के अंडर काम करती है, उस तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे बेटर होगी और इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पे अपने आप को बेटर कैसे दिखाएगा। और ये भी देखेंगे इस डील की वजह से इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ सकता है। लगातार इंडिया के बढ़ते हुए रिलेशंस, इंडिया की बढ़ती हुई डील्स वर्ल्ड के साथ एक इंडिया के बेटरमेंट में एक ये नेक्स्ट स्टेप होगा। तो हम लोग का आर्टिकल की तरफ चलते, द न्यू फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का समूह, झुंड। हो सकता है वो शिप्स हो सकता है वो कार हो। जब किसी भी चीज़ की ग्रुप को एक साथ बोलते हैं तो उसको फ्लीट बोलते हैं। तो यहाँ पे द न्यू फ्लीट, यहाँ पे कौन से फ्लीट की बात हो रही है? जो एयरप्लेन्स इंडिया में आएंगे उन फ्लीट की बात। इंडिया परचेस्ड ऑफ 470 एयरक्राफ्ट अंडरलाइंस अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडिया एज अ मार्केट। इंडिया का 470 नए एयरक्राफ्ट को परचेज करना अंडरलाइंस का मतलब क्या होता है? ये शो करता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडिया मार्केट। ये दिखाता है कि इंडिया जो मार्केट की तरीके है उसकी तरफ लोग कितने ज़्यादा अट्रैक्ट है, मतलब अपनी चीज़ को कितना ज़्यादा इंडिया में सेल करना चाह रहे हैं। इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी होती जा रही है। बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि नए प्लेन्स आएंगे तो नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे तो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। एड्स टू डिप्लोमेटिक हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कैरी करना। इसकी वजह से ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के होने की वजह से, साथ ही साथ नए फ्लीट के आने की वजह से डिप्लोमेटिक हेफ्ट भी बढ़ेगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ेंगे दूसरे देशों से। डिप्लोमेसी क्या होता है? एक देश जब दूसरे देश के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहता है, दोनों देश एक दूसरे के बेटरमेंट की तरफ काम करते हैं। तो वर्ल्ड के लेवल पे भी इतनी बड़ी डील्स होने की वजह से इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ेगी और साथ ही साथ इंडिया बड़े बड़े डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को भी अपने बेटर कर सकती है। Around a year after it returned to Tata Fold, Air India on Tuesday announced it has placed an order of 470 aircraft from Airbus and Boeing. Around a year का मतलब क्या होता है? थ्रू आउट अ ईयर, एक पूरे साल। तो एक पूरा साल, जबकि एयर इंडिया जो कि पहले एक सरकार की कंपनी हुआ करती थी एविएशन की, लेकिन वो काफ़ी डेप्थ में जाती जा रही थी, तो उसकी बिडिंग हुई तो टाटा एंड कंपनीज ने उसको खरीद लिया। और साथ ही साथ तो एक साल पूरा होने पे एयर इंडिया का कंपनीज के पास चली गई है, मतलब टाटा एंड सन्स के पास चली गई है। तो उसने प्लेस किए हैं 470 न्यू एयरक्राफ्ट। किससे? एयरबस और बोइंग से। ठीक है, आगे। द डील विच इज़ द बिगेस्ट इन एविएशन हिस्ट्री सरपासेस द अमेरिकन एयरलाइंस डील इन 2011 में जो अमेरिका के साथ डील हुई थी, हम लोग को लगता था कि अभी तक की सबसे बड़ी डील है और वो अभी तक की सबसे बड़ी डील थी भी। लेकिन ये जो नई डील हुई है 470 एयरबस की, जिसको मंगाया जाएगा फ्रांस और यूएसए के साथ कोऑर्डिनेट करके, उसने 2011 की जो डील थी उसको सरपास कर दिया, उससे आगे निकल गई है। इस मेंट टू मॉडर्नाइज द इंडियाज फ्लीट एंड एक्सपैंड इस नेटवर्क। वो क्या करेगी? इंडिया की जो फ्लीट है, मतलब जो पुराने एयरप्लेन्स इंडिया में हैं, उनको मॉडर्नाइज करेगी, उस फ्लीट को बेटर करेगी और साथ ही साथ नेटवर्क को भी बढ़ाएगी। मतलब एक जो एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, या देश के जो एयरपोर्ट्स हैं या देश के अलग अलग सिटीज़ उनको आपस में कनेक्ट करना एयरवेज की वजह से, तो उस चीज़ को भी एक्सपैंड करेगी। एज पर द टाइमलाइन लेड आउट बाय द कंट्री, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट विल एंटर सर्विस इन लेट 2023। कहने का मतलब है जैसे कि टाइमलाइन बताई जा रही है कंपनी की तरफ से, तो जो पहला एयरक्राफ्ट होगा वो लेट 2023 के एंड में, मतलब इसी ईयर के एंड में ज्वाइन कर लेगा आके एयर इंडिया को। साथ ही साथ विल बल्क एक्सपेक्टेड टू अराइव फ्रॉम मिड 2025 ऑनवर्ड्स। लेकिन ज़्यादा बल्क में जो एयरप्लेन्स आएंगे और ज़्यादा नंबर्स में एयरप्लेन आएंगे वो 2020 के मिड में, मतलब जब 2025 आ जाएगा उसके 6-7 महीने में वो बल्क आना दिखेंगे। A re-energized airlines will expand the choices before the consumers. A re-energized airlines किस तरीके से? re-energized airlines से इस तरीके से क्योंकि इसको इतने सारे फ्लीट मिले हैं। एक ऐसी कंपनी जो थोड़े समय पहले सरकार के अंडर होने पे लगातार डेथ में जाती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी, तो किसी भी कंपनी को इस तरीके से जब एयरलाइंस मिलते हैं, री-एनर्जाइज होती है, मतलब उसके अंदर फिर से एनर्जी भर दी जाती है। विल एक्सपेंड द चॉइस बिफोर द कंज्यूमर, मतलब अब वो कंज्यूमर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस रख सकेगी। मेरे पास इस तरीके के प्लेन है, A1 भी प्लेन है, कम थोड़े अच्छे भी प्लेन है, मेरे प्लेन्स में ये फैसिलिटीज़ है। तो कंज्यूमर के लिए जब ज़्यादा वो चॉइसेस रखेगी तो कंज्यूमर ज़्यादा उन एयरलाइंस में जाने की कोशिश करेंगे, उनकी टिकट्स खरीदेंगे और इकोनॉमी बढ़ाएंगे उन एयरलाइंस की। कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट वेयर इट विल टेक ऑन मार्केट लीडर इंडिगो। कहने का मतलब है इंक्रीज करेगा अब एयर इंडिया अपना कंपटीशन। जैसे कि हम लोग की डोमेस्टिक मार्केट है, मतलब यहाँ पे जो इंडिगो एयरलाइंस है वो एक नंबर पे आती है, वो सबसे बेटर एयरलाइंस है, तो उसको डोमिनेट करेगा अब एयर इंडिया अपने डोमेस्टिक एयरलाइंस में। एंड इंटरनेशनल ट्रैवल मार्केट चैलेंजेस डोमिनेंस ऑफ मिडिल ईस्टर्न कैरियर्स, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो मिडिल ईस्टर्न कैरियर्स है उनको भी जाकर डोमिनेट करेगा। मतलब इंडिया अब वर्ल्ड के लेवल पे दूसरी एयरलाइंस को डोमिनेट करेगा। तो अगर वर्ल्ड के लेवल पे
डोमिनेट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग एयर इंडिया की एयरलाइंस में या इंडियन एयरलाइंस में जाने की कोशिश करेंगे तो इंडिया इकोनॉमी अपने आप से बूस्ट होगी, बढ़ेगी। आफ्टर विटनेसिंग ट्रैफिक कोलैप्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, हम लोगों ने देखा है, विटनेस का मतलब क्या होता है, लगातार देखना। पैंडेमिक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर जाके सिक्योर होना चाहते थे, तो ट्रैफिक कोलैप्स हुआ क्या, इंडिया के पास एयरलाइंस कम थी और लोग ज़्यादा हो रहे थे उन एयरलाइंस में जाने के लिए। इंडियाज एविएशन मार्केट हैज सीन अ शार्प पिकअप, एक शार्प पिकअप देखा, पिकअप का मतलब होता है किसी चीज़ का उठना, तो एक शार्प पिकअप देखा है। तो यही इंडिया की एयरलाइंस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के पास प्लेन हो, क्योंकि इंडिया में जो एविएशन हिस्ट्री है उस समय सबसे ज़्यादा बूस्ट अब आ रहा है, सबसे ज़्यादा लोग अब ट्रैवल करना चाहते हैं एयरलाइन से, क्योंकि इंडिया एज अ इकोनॉमी बढ़ता चला जा रहा है, तो लोगों के पास भी एयरलाइंस में ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा मनी है, मतलब लोग भी बेटर होते जा रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है आर्टिकल, एज पर द डाटा फ्रॉम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जैसा कि डाटा बताता है सिविल एविएशन का, द कंट्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक रोज टू 1.2735 लाख दिसंबर 2022। इंडिया का जो ट्रैफिक रोज है, मतलब जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, वो 127.35 लाख हो गया, मतलब 1 करोड़ से भी ऊपर, अप टू 13% फ्रॉम 11.02 पैसेंजर्स ओवर द सेम पीरियड। जबकि पिछले साल कितना था, 112.07 लाख पैसेंजर्स करना चाहते हैं, तो उसमें सीधा 13% की उछाल आई है और वो 127 लाख हो गया जाके। तो इस तरीके से जब इतना ज़्यादा आदमी ट्रैवल करना चाहता है एयरप्लेन, तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लीट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एयरप्लेन चाहिए कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनको सर्विसेज मिले, उनको जगह मिले। ऐसा ना हो कि प्लेन थोड़े से हैं और लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। विथ मोर देन हाफ द मार्केट शेयर इंडिगो लीड्स द पैक। अब आधे ज़्यादा शेयर जो इंडिया के हैं वो इंडिगो के पास हैं, इस जो पूरी मार्केट है उसको लीड करती है। फॉलोड बाय एयर इंडिया एंड विस्टा, उसके बाद एयर इंडिया आती है, विस्टा आती है, और दोनों किसके ग्रुप से, टाटा के ग्रुप से। करेंटली एयर इंडिया इज रिपोर्टेड टू हैव 115 एयरक्राफ्ट, अभी बताया जा रहा है एयर इंडिया के पास कम से कम 115 एयरक्राफ्ट है। वाइल इंक्लूडिंग अदर टाटा ग्रुप्स एयरलाइंस सच एज विस्टा, द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट अंडर द ग्रुप इज हाईएस्ट। लेकिन अगर विस्टा को भी जोड़ लें जो कि टाटा के एयरक्राफ्ट है, तो फिर इनके पास जो फ्लीट है वो हाईएस्ट हो जाएगी, जो कि इंडिगो को पीछे कर देती है। आगे, इट्स एक्टिव फ्लीट इज लोअर देन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, लेकिन इनके पास फ्लीट तो है, इनके पास एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन एक्टिव फ्लीट का मतलब वो फ्लीट होती है, मतलब वो एयरप्लेन्स होते हैं जो उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास है आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे बना के, नहीं। इंडिगो के पास इस समय जो फ्लीट है वो हाईएस्ट एक्टिव फ्लीट है, जो कि टाटा की जो एयर इंडिया है और साथ ही साथ टाटा की जो विस्टारा है उससे आगे निकल जाती है। हाउएवर, कंसिडरिंग दैट दिस न्यू ऑर्डर इज मोर देन द एक्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द एंटायर ग्रुप, दिस विल हेल्प बूस्ट इन एयर इंडिया कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली। कहने का मतलब है, जैसे कि देखा जा रहा है न्यू ऑर्डर मतलब इतने सारे जब फ्लीट आ जाएंगी जो कि टाटा के एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देगा, उसकी वजह से जो इनकी एयर इंडिया कैपेसिटी है वो बेटर होती जाएगी। साथ ही साथ हो सकता है कि टाटा आगे चल के इंडिगो को भी पीछे कर दे, प्लेसिंग इट एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग पोजीशन। इस वजह से इसको एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग पोजीशन में डाल देगा, जहां पे इंडिगो एयरलाइंस भी जाके इसको नहीं चैलेंज कर पाएगा। मोर ओवर, द एयरक्राफ्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन इज ऑल्सो इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी ऑफ एक्सपेंडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रेटली इनहांस कनेक्टिविटी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ। अब यहाँ पे कहने का मतलब है, गवर्नमेंट यहाँ पे अब इतना ज़्यादा अगर प्लेन्स ला रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएगी, मतलब जगह जगह एयरपोर्ट भी बढ़ाएगी। जगह जगह जब एयरपोर्ट मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की सिटी एक दूसरे सिटी से कनेक्ट हो पाएगी। हो सकता है विलेजेस में भी ऐसे एयरपोर्ट्स खुले जाके जो इनमें मदद करें। तो जब इतने सारे एयरप्लेन्स गवर्नमेंट लाना ही चाह रही है अपने देश में, तो साथ ही साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का सेंस क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनाएगी जगह जगह, ठीक। द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन द कंट्री आर रिजन 74 to 147 इन द लास्ट 8 years। पिछले 8 साल में जो हम लोगों में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे वो बढ़ के 147 हो गए हैं, क्योंकि लगातार इंडिया की जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है। एंड रिसेंट यूनियन बजट मेंशन दैट 50% एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स विल बी रिवाइव अक्रॉस द कंट्री। अब यूनियन बजट ये भी बजाता है 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, नए एडिशनल एयरपोर्ट्स आएंगे। हेलीपोर्ट्स वो जगह होता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को लैंड किया जाता है। वाटर एरोड्रम्स का मतलब होता है बहुत सारे एम्फीबियन शिप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे एयरप्लेन्स होते हैं जो पानी में उतर जाते हैं। आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके, तो वो भी बढ़ेंगे। एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स क्या होती है, ऐसी जगह, मतलब कोई ऐसी जगह जो पूरी तरीके से एयरपोर्ट नहीं है लेकिन वहाँ का ग्राउंड इस तरीके से क्रिएट कर दिया है, वहाँ की सरफेस इस तरीके से क्रिएट कर दिया है कि इमरजेंसी लैंडिंग है, कभी भी वहाँ पे लैंडिंग हो सकती है। रिवाइव अक्रॉस द कंट्री, जगह जगह उनको रिवाइव किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, ठीक है। सच डील्स आल्सो सर्व टू एम्फसाइज द ग्रोथ साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया इकोनॉमी। इसकी वजह से अब इंडिया की ग्रोथ साइज और स्ट्रेंथ इकोनॉमी की वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया की जब एयरलाइंस पे इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो इंडिया को जो प्रॉफिट होगा वो भी ज़्यादा होगा। दे अंडरलाइन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडिया एज अ मार्केट। इसकी वजह से ये भी दिखाएगा इंडिया एज अ मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो ज़्यादा कंट्री आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी।
एंड एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और वही बताइए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इंडिया बन जाएगा, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सब आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। द कंट्री इज आफ्टर ऑल ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वैसे भी इंडिया अपने रास्ते पे दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए, जिसमें ये एविएशन वाला पार्ट और अच्छे से रोल प्ले करेगा। बट दिस ग्रोइंग इकोनॉमिक हेफ्ट ऑल्सो एट अ डिप्लोमेटिक हेफ्ट। अब कहने का मतलब है इकोनॉमिक हेफ्ट। इकोनॉमिक हेफ्ट का मतलब कहते हैं जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ रही, इस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेसी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया जितना ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक कंट्री होता जाएगा उतना ज़्यादा लोग यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, उतना ज़्यादा देश यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे जिससे उनको ही बेटरमेंट हो, तो डिप्लोमेसी भी इंडिया की बढ़ेगी। तो वही बोल रहा है कि इंक्रीजिंग डिप्लोमेटिक हेफ्ट। Considering the manner in which the deal has been celebrated on both sides of the Atlantic, US Prime Minister Joe Biden has called the deal historic one. French Prime Minister Emmanuel Macron has hailed it as a new success and said it was a historic opportunity to come together. यहाँ पे आगे आर्टिकल बोल रहा है जिस तरीके से पूरी दुनिया में अटलांटिक के अराउंड इस डील को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इस डील को कहते हैं हिस्टोरिक डील थी, ऐतिहासिक डील है। वहीं फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि ये न्यू सक्सेस है, जो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि ऐतिहासिक है, जो कि दोनों देशों को पास लाएगी। वाइल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वेलकम द लैंडमार्क डील, वहीं पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है वो लैंडमार्क डील, एक ऐसी डील जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको वेलकम करते हैं, उसको गले लगाते हैं। दिस ग्रोइंग इकोनॉमिक क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस, इंडिया की इन्फ्लुएंस विल क्रिएट ग्रेटर स्पेसेस फॉर इंडिया टू नेगोशिएट फॉर मोर फेवरेबल टर्म्स फॉर इटसेल्फ इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन। कहने का मतलब है जो इंडिया के इकोनॉमिक डोमिनेंस है, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, विल क्रिएट ग्रेटर स्पेसेस फॉर इंडिया फॉर इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, मतलब इंटरनेशनली जब इंडिया नेगोशिएट करेगा, अपनी नीड्स दूसरे देशों के सामने रखेगा, जब इंडिया चाहेगा कि ये चीज़ दूसरे देश हमें दे, और दूसरे देश भी देने को इंडिया को तभी तैयार होगा जब इंडिया खुद पावरफुल होगा। अगर इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के आगे पावरफुल नहीं है तो दूसरे देश वो इंडिया से करवा लेंगे जो वो चाहते हैं, अपनी बेटरमेंट देखेंगे। लेकिन जब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, इंडिया के पास मनी ज़्यादा आता जाएगा, मनी ज़्यादा आएगा तो इंडिया की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी तो डोमिनेंस बढ़ेगी, डोमिनेंस बढ़ेगी तो इंडिया अपनी फेवरेबल नीड्स, वो नीड्स जो इंडिया दूसरे देश से चाहता है, साथ ही साथ ऐसा नहीं कि अपनी नीड्स को लेगा दूसरे देश को एक्सप्लॉइट करेगा, दूसरे देश का बेटरमेंट चाहेगा, जो वो इंडिया से चाहता है वो उसको देगा, साथ ही साथ इंडिया जो चाहता है दूसरे देश से वो ले सकेगा अपने फेवरेबल टर्म्स में, अपनी पावर के साथ, बिना अपनी किसी चीज़ सैक्रिफाइस करे। इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन, जो इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होते हैं, वर्ल्ड के लेवल पे नेगोशिएशंस होते हैं। लेवरेज सिचुएशन टू एडवांटेज, मतलब जब कभी सिचुएशन होगी तो उनको लेवरेज करेगा। लेवरेज का मतलब कहता है उठाना, तो किसी भी सिचुएशन को लेवरेज कर देना, अपने एडवांटेज के लिए उस सिचुएशन को यूज़ करना। एंड असर्ट इटसेल्फ ऑन द ग्लोबल लेवल, ग्लोब के लेवल पे जहाँ पे सारी दुनिया अपने आप को रिप्रेजेंट करती दिखाती है, वहाँ पे इंडिया एसर्ट करने की कोशिश करेगा। एसर्ट मतलब की कोशिश क्या होती है? अपनी बात कहना, उस बात की दूसरा भी उस बात को माने। तो एसर्ट वही इंसान कर पाता है जो डोमिनेट कर सकता है, डोमिनेट वही कर सकता है जिसके पास पावर है। तो जब इंडिया के पास पावर आएगी तो अपने आप को एसर्ट करेगा।